हेलो डियर, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टअप कहाँ से होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो माउथ से, मुख से स्टार्ट होता है और मुख अंदर जाकर मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं, जैसे पैलेट यानी तालू के बारे में हमने अध्ययन किया, हमने टंग या जीवा के बारे में अध्ययन किया और हमने दांतों की व्यवस्था और उनसे संबंधित कुछ बिंदुओं को हमने स्टडी किया था, जैसे गर्त दंती हो गया, द्विवार दंती हो गया, है ना। इस प्रकार की टर्म्स को हमने वहां पर स्टडी किया था। अब हम इस क्लास में बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टिथ, दांत की संरचना कि जो दांत है कैसा दिखाई देता है, किसका बना हुआ होता है आदि, इन सब बातों पर हम यहां पर बात करेंगे। देखें, सबसे पहली चीज आ जाती है कि टिथ जो है उसका ओरिजिन, उसका उद्भव कहां से होता है, उसका निर्माण करने वाली संरचनाएं कौन सी हैं। तो आपको पता है जो जर्मिनल लेयर है, जो जनन स्तर है, कितने होते हैं? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहां पर एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये दोनों से दांत का ओरिजिन होता है। तो आप कह सकते हैं ओरिजिन जो है इसका वो एक्टोमेसोडर्मल है। कैसा है? एक्टोमेसोडर्मल, यानी एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों मिलकर बताती हैं। दूसरा आ जाता है यहां पर कि जो है हम दांतों में बताते हैं टर्म थीकोडोंट, गर्त दंती। क्या कहते हैं हम इसे? गर्त दंती। तो मानव को गर्त दंती क्यों कहा जाता है? दांतों की व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि दांत जो हैं वो जबड़े की अस्थि के सॉकेट में धसे हुए रहते हैं। अंदर खांचे होते हैं और उन खांचों के अंदर दांत धसे हुए रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? गर्त दंती। और कौन कौन से? तो देखिए, जबड़े की अस्थियां हैं आपकी, एक मैक्सिला और मैंडिबल। जो ऊपर का जबड़ा है उसको मैक्सिला और जो नीचे वाला जबड़ा है उसको मैंडिबल अस्थि बनाती हैं, है ना। इन दोनों को हम जॉ बोन या जबड़े की अस्थि के नाम से जानते हैं। इन जबड़े की अस्थि के सॉकेट में ही दांत धसे हुए होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं गर्त दंती। दांत का अधिकांश भाग किसका बना हुआ होता है? तो यहां पर ध्यान में रखें, डेंटाइन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? डेंटाइन का बना हुआ। तो हम दांतों का इलाज करवाने के लिए, दांतों से संबंधित समस्या के निवारण के लिए किसके पास में जाते हैं? डेंटिस्ट के पास में जाते हैं। तो ध्यान में रखें, डेंटिस्ट या डेंट वर्ड कहां से आया है? यहां से आया है डेंटाइन से, है ना। तो जो दांत का मेन कंपोजिशन है, मुख्य जो पदार्थ है वो कौन सा है? डेंटाइन है, जिसके द्वारा दांतों का निर्माण होता है। इस डेंटाइन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका, जिसे आप कह सकते हैं ओडोंटोब्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं बेटा? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं। इन ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा डेंटाइन पदार्थ का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। कहां पाई जाती हैं? तो पल्प कैविटी में। ये जो कोशिकाएं हैं ये कहां पाई जाती हैं? पल्प कैविटी के अंदर उपस्थित होती है, पल्प गुहा के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखें संरचना पर आ जाते हैं। तो दांत की जो संरचना है उसे आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक आ जाता है क्राउन, दूसरा आ जाता है नेक और तीसरा आ जाता है रूट, है ना। क्राउन का मतलब यहां पर आप कह सकते हैं शिखर, ग्रीवा और मूल या जड़ आप कह सकते हैं। यानी दांत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन जिसे आप क्राउन कहते हैं, फिर आ जाता है नेक और फिर आ जाता है रूट। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डायग्राम के अंदर मिल जाएगी। तो सिंपल सा आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, डायग्राम याद करना है
और इसी डायग्राम का आपको जो है डिस्क्रिप्शन देना है, वर्णन कर देना है। अगर कहीं बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया दांत की संरचना से क्या अभिप्राय है, चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना है। 2-2 3-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में, और कुछ भी नहीं। देखिए, सबसे टॉप मोस्ट या सबसे ऊपर का जो दांत का भाग होता है ना, जो आपका बिल्कुल आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, क्राउन या फिर शिखर कहलाता है। दांत का सबसे ऊपर का आउटर मोस्ट सफेद रंग का चमकीला भाग क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। ये सफेद और चमकीला किसकी वजह से होता है, तो ये होता है इनेमेल की वजह से। किसकी वजह से होता है, इनेमेल। यानी जो आपका शिखर है उसका निर्माण किससे होता है, इनेमेल से होता है। और इनेमेल जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। क्यों, इसका अपघटन या इसको तोड़ना जो है वो इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से आप बताते हैं ना, पादप जगत का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, स्पोरोपोलिन, जो पराग कणों की बाह्य चोल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, पादप जगत का कठोरतम पदार्थ है स्पोरोपोलिन और जंतु जगत का कठोरतम पदार्थ है एनामेल। और एनामेल का निर्माण या स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है, तो इनेमेलोब्लास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं, इनेमेलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किसका सिक्रेशन होता है, इनेमेल का सिक्रेशन। तो आपको यहां पर 2 प्रकार की कोशिकाएं ध्यान में रखनी है। एक होती है ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं और एक होती है इनेमेलोब्लास्ट कोशिकाएं। दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं आपको पल्प कैविटी के अंदर देखने को मिलेगी। अब पहले अपन बात कर लेते हैं पल्प कैविटी है क्या। तो जस्ट देखें, क्राउन के बारे में आपको इतना सा ध्यान में रखना है, आउटर मोस्ट व्हाइट शाइनी पार्ट है ना, सबसे बाह्यतम सफेद और चमकीला भाग जो मुख्यतः इनेमेल का बना हुआ होता है और जिसका स्त्राव इनेमेलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है, क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। ठीक है, शिखर के जस्ट नीचे की तरफ आप देखें नेक। नेक क्या होता है, मसूड़े से गिरा हुआ जो पोर्शन होता है, मसूड़ों से गिरा हुआ जो भाग होता है दांत का, वो क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। और इसमें देखें इनेमेलोब्लास्ट या इनेमेल के अंदर की तरफ वाला जो पोर्शन है, जो आपको ऑरेंज कलर की जो बाउंड्री दिख रही है, ये पूरी, ये किसका बना हुआ है, ये है आपका डेंटाइन वाला मेन पोर्शन। इस डेंटाइन का स्त्राव भी कौन करता है, तो ये आपकी ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। ठीक है ना। और इस डेंटाइन वाले पोर्शन के अंदर की तरफ सेंटर में आपको एक कैविटी दिख रही होगी, दिख रही है। इस कैविटी को पल्प कैविटी या पल्प गुहा कहते हैं। तो डेंटाइन, ऊपर भी डेंटाइन है, नीचे भी डेंटाइन है, और बीच में आपको एक खाली स्पेस, एक खाली कैविटी या गुहा दिख रही है। इस गुहा को हमने क्या कहा, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर इनेमेलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, ये क्रमशः है ना क्या करती हैं कि इनेमेलोब्लास्ट इनेमेल का और ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं वो डेंटाइन का सिक्रेशन करती है, जिनसे डेंटाइन का और क्राउन पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो कैविटी है, इस कैविटी में और क्या प्रेजेंट होता है, तो कैविटी के अंदर रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्यों, न्यूट्रिशन या पोषण किसके माध्यम से आएगा, रुधिर के माध्यम से। तो यहां पर न्यूट्रिशन जो है वो रुधिर के माध्यम से पहुंचाने के लिए रुधिर वाहिनियां इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो है आप कह सकते हो कि इनके अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं भी उपस्थित होती हैं। ये थी बात किसके बारे में, ये पल्प कैविटी के बारे में। अब देखिए, पल्प कैविटी नीचे की तरफ या वेंट्रल सरफेस में एक छोटे से छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इस छिद्र को बोलते हैं मूल रंध्र कह सकते हो, एपिकल फोरामेन भी कह सकते हो। मूल रंध्र या एपिकल फोरामेन कह सकते हैं। अब मूल रंध्र जो है, इसके माध्यम से ये कैविटी बाहर की तरफ खुल रही है। क्यों, क्योंकि इसमें, इस कैविटी के अंदर रुधिर वाहिनियों के प्रवेश करने के लिए, तंत्रिकाओं के प्रवेश करने के लिए मार्ग चाहिए। वो मार्ग कौन अवेलेबल करवाता है, मूल रंध्र उपलब्ध करवाता है। कौन उपलब्ध करवाता है, मूल रंध्र उपलब्ध करवाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखें,
कि बात हो गई क्राउन की, बात हो गई नेक की। रूट क्या है? दांत का वह भाग जो सॉकेट में, जो जबड़े की अस्थि के सॉकेट में धंसा हुआ रहता है। तो आपको जो व्हाइट कलर का ये डार्क पोर्शन दिख रहा है ना, ये तीनों जगह, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाई है बोन, अस्थि। अस्थि का ये गड्ढा रहा और इस गड्ढे में ये धंसा हुआ है। तो वो पोर्शन जो अस्थि के गर्त में धंसा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और देखें कि जस्ट आपकी जो बोन है या जो सीमेंट, जो आपका डेंटाइन वाला पोर्शन है, उस डेंटाइन और मसूड़े के बीच में एक पदार्थ रहता है जिसे हम कहते हैं सीमेंटम या सीमेंट। ये पदार्थ क्या करता है? ये पदार्थ मसूड़ों और दांतों को के बीच में उपस्थित होता है ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए, टाइटली अटैच रह पाए। तो टाइटली होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सीमेंटम, जो मसूड़ों को दांत से बिल्कुल जो है एकदम चिपकाए रखता है। ठीक है, तो ये थी बात आपकी किसके बारे में? देखो, पल्प कैविटी की बात कर ली हमने। ये आपके जिंजीवा, जिंजीवा का मतलब क्या है? मसूड़े। ठीक है ना, तो ये आपके मसूड़े। तो मसूड़ों से जो गिरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका नेक कहलाता है। और उसके नीचे वाला भाग या अस्थि वाला भाग हो गया आपका बोन वाला, जिसको आप क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है, और ये एपिकल फोरामेन से आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह निकल रही है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि 3 पोर्शन है, शिखर, ग्रीवा और मूल। ठीक है, और शिखर के अंदर क्या बताओगे? आउटर मोस्ट पार्ट जो एनामेल का बना हुआ है, सफेद चमकीला भाग होता है। एनामेल का स्त्राव कौन सी कोशिकाएं? एनामेलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो पल्प कैविटी के अंदर उपस्थित होती है। और एनामेल जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। दूसरा आप बात करेंगे, अंदर की तरफ डेंटाइन प्रेजेंट होता है जिसका स्त्राव ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा, ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है? पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आप बताएंगे कि दांत का वह भाग जो मसूड़ों से गिरा हुआ रहता है नेक कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? नेक। और मसूड़ों और दांत के बीच में एक पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। अंदर की तरफ आपको पल्प कैविटी देखने को मिलती है जिसमें रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और ये एक छिद्र के द्वारा अंदर प्रवेश करती है जो वेंट्रल और लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एपिकल फोरामेन या मूल रंध्र। तो ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ या दांत की संरचना के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेरिंग्स की। तो बकल कैविटी जो है वो एट लास्ट आपकी किस में खुलती है? फेरिंग्स के अंदर खुलती है। ठीक है ना, ग्रसनी में खुलती है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर ग्रसनी और ग्रसिका के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ग्रसनी के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि शरीर में भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा होता है? तो ग्रसनी एकमात्र, ध्यान में रख लेना, ग्रसनी एकमात्र जो है वो भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। इसका मतलब है यहाँ पर भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। ठीक है, दूसरा आपको पता है कि ओरल कैविटी या मुख गुहा किस में खुलती है? फेरिंग्स के अंदर खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। मुख गुहा किस में खुलेगी? एट लास्ट ग्रसनी में। और ग्रसनी आगे जाकर किस में खुलने वाली है? ग्रसिका के अंदर खुलने वाले हैं। ठीक है, देन कि जो ग्रसनी है उस ग्रसनी की भित्ति, वॉल किसकी बनी हुई होती है? वॉल्यूंट्री मसल्स की बनी हुई होती है। वॉल्यूंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है? वॉल्यूंट्री मसल्स का मतलब होता है ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां, और ऐच्छिक पेशियां जिनमें संकुचन और शिथिलन की जो प्रक्रिया है वो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, तो हम क्या कहते हैं? उन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां। जैसे हम अपने हाथ में ये जो मूवमेंट करवा रहे हैं, उंगलियों के अंदर जो मूवमेंट करवा रहे हैं वो हमारी इच्छा से है। तो यानी इट मीन्स यहाँ पर जो मसल्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? वॉल्यूंट्री मसल्स, ऐच्छिक पेशियां हैं। जबकि अगर हम बात करें हृदय का धड़कना,
हमारे आंत्र के अंदर क्रमाकुंचन गतियां होना है, हमारे और जननिक मार्ग के अंदर क्रमाकुंचन या इस प्रकार का कोई मूवमेंट होना, तो ये सारी गतियां कैसी होती है, अनैच्छिक। क्या हृदय की धड़कन को हम अपनी इच्छा अनुसार रोक सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। क्रमाकुंचन को रोक सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यानी ये सारी के सारी जो स्ट्रक्चर हैं वहां पर अनैच्छिक पेशियां होती है, इनवॉल्यूंटरी या नॉन वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, जबकि फेरिंग्स में आपको कैसी होती है, ऐच्छिक पेशियां। भोजन को निगलने की प्रक्रिया हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। निगलने में यानी ग्रसनी को क्रॉस करने के बाद में जैसे ही वो ओइसोफेगस में गई, ओइसोफेगस में जाने के बाद में उस भोजन के आगे जाने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन भोजन को ओइसोफेगस तक पहुंचाने में हमारा नियंत्रण है कि किसी भोज्य पदार्थ को निगलना है या नहीं निगलना है, वो हमारी इच्छा शक्ति पर नियंत्रित होता है। तो कैसे होता है? क्योंकि फेरिंग्स जो है वो किसकी, उसकी भित्ति किसकी बनी हुई होती है, ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। ये एक नलिकाकार संरचना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें न तो डाइजेशन की प्रोसेस होती है और न ही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, यानी भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों ही प्रक्रियाएं ग्रसनी में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी में यहां पर देखें कि इस ग्रसनी को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पोर्शन बेटा? 3 पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पोर्शन है? एक है ओरोफेरिंग्स, एक है नेजोफेरिंग्स और एक है लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स की बात करें तो देखो शब्द से ही आंसर निकल जाएंगे, आपको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें यहाँ पर याद नहीं रखनी पड़ेगी। फेरिंग्स, ग्रसनी, मुख गुहा जहाँ खुलती है उस भाग को कहते हैं ग्रसनी। भित्ति, ग्रसनी की जो भित्ति है ऐच्छिक पेशियों से मिलकर बनी हुई होती है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रसनी वो भाग है जहां भोजन व वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग के रूप में कार्य करती हैं। और चौथा यहां पर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें न तो डाइजेशन की प्रोसेस होती है और न ही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। फेरिंग्स को जिस पोर्शन से वो लिंक करता है उसके बेस पर हम यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ओरोफेरिंग्स, ओरो वर्ड किसके लिए आ जाता है? देखो ओरल कैविटी के लिए, यानी बकल कैविटी या ओरल कैविटी आप कह सकते हैं। तो यानी ग्रसनी का वह भाग जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, ओरल कैविटी से जुड़ा रहता है, या फिर आप कह सकते हो मुख गुहा ग्रसनी के जिस भाग में खुलती है उसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स कहते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में आप देखना, ये रहा आपका बकल कैविटी वाला पोर्शन, और बकल कैविटी के अंत में जो आपका ऊपर की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है, कोमल तालु, इस कोमल तालु से एक अतिवृद्धि निकलती है नीचे की तरफ, जिसको आप कौवा या यूव्यूला या वेलम पैलेटाई के नाम से जानते हैं। अब देखो जहां ओइसोफेगस जहां आपकी बकल कैविटी खत्म हो रही है, यानी यूविला के यहां आते आते बकल कैविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद में जो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसको हमने कहा है ओरोफेरिंग्स। तो जस्ट कौन सा वाला पोर्शन, यूविला के बाद वाला या यूविला के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो आपका हो गया ओरोफेरिंग्स। क्यों कहा ओरोफेरिंग्स? ओरल कैविटी आकर खुल रही है। क्लियर? उसके ऊपर यहां वाला पोर्शन आप जानते हो ये कौन सा चैम्बर है, ये है आपका नेजल चैम्बर, और इस नेजल चैम्बर से ये आपका फेरिंग्स यहां से अटैच रहता है। ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, और इस फेरिंग्स वाले पोर्शन को, ये पूरा पोर्शन फेरिंग्स है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक ओरोफेरिंग्स हो गया, ये आपका नेजल चैम्बर से कनेक्टेड पोर्शन है, इसको आपने कह दिया यहां पर ये जो पोर्शन है ये नेजोफेरिंग्स हो गया। नेजोफेरिंग्स में एक जोड़ी यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। यहां पर तो कोई खास बात नहीं, लेकिन ये यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है, हमारी मध्य कर्ण के अंदर है ना। देखो कर्ण को, कान की संरचना 3 भागों में डिवाइड, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। तो जो मध्य कर्ण है उस मध्य कर्ण में ये यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसकी ओपनिंग, जिसका खुलना कहाँ होता है, नेजोफेरिंग्स वाले रीजन में। क्या करती है ये ट्यूब,
जो आपका कान का पर्दा है जिसे आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की तरफ वायु के दबाव को बैलेंस रखना, बनाए रखना, नियत रखने का काम। क्योंकि अगर एक तरफ प्रेशर ज्यादा हुआ और एक तरफ प्रेशर कम हुआ तो कान का पर्दा फट जाएगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी और परमानेंट बहरापन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर यूस्टेकिन ट्यूब है जो प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन। अगर बाहर वायु का दाब ज्यादा है तो यूस्टेकिन ट्यूब जो है आपके नेजल चेंबर से वायु को ग्रहण करती है और अंदर पहुंचा देती है ताकि बराबर रहे। अगर बाहर वायु का दाब कम है तो यूस्टेकिन ट्यूब से एयर को रिलीज कर दिया जाता है बाहर की ओर। इस तरीके से जो है आपकी यूस्टेकिन ट्यूब कहाँ ओपन होती है, नेजोफेरिंक्स वाले रीजन में खुलती हैं। उसके बाद में नीचे देखें आप, तो नीचे यहां पर ध्यान से देखना कि ये आपकी ओरल कैविटी आ रही है, बकल कैविटी आप कह दीजिए। ये बकल कैविटी में यूविला आपका हो गया है ना। और यहां से आप देखें तो ये एक ट्यूब जो बनाई है ना मैंने, ये आपको ग्रीन कलर की ये जो ट्यूब बता रहा हूं, इसको हमने क्या कहा, ओइसोफेगस, ग्रसिका। और ग्रसिका के आगे वाली जो नली है इसको आपने कहा ट्रेकिया। तो ट्रेकिया कहां प्रेजेंट है, ट्रेकिया यहां प्रेजेंट है, ये ट्रेकिया। और ट्रेकिया के पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, ग्रसिका प्रेजेंट होगी। आगे श्वास नाल या ट्रेकिया उपस्थित है, पीछे ग्रसिका उपस्थित है। तो यहां पर ध्यान से देखना, इस जस्ट ट्रेकिया के ऊपर की तरफ यहां पर आपका उपस्थित होता है कंठ, लैरिंग्स आप कह दो जिसको, या कंठ कह दो, या जिसको आप ध्वनि पेटिका या साउंड बॉक्स कहते हो। अब इस कंठ के ऊपर की तरफ एक ढक्कन उपस्थित होता है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। और यहां पर जो छेद होता है उस छिद्र को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। तो सबसे पहले देखें, हमने बात किया ओरोफेरिंक्स की, ठीक है ना, हमने यहां पर बात की है नेजोफेरिंक्स की। अब हम बात कर रहे हैं लैरिंगोफेरिंक्स की। और लैरिंगोफेरिंक्स का मतलब क्या होता है, लैरिंगोफेरिंक्स का मतलब फेरिंक्स का वो भाग जो लैरिंग्स के आसपास होता है। लैरिंग्स का मतलब कंठ के आसपास होता है। अब देखो ये वाला पोर्शन आ गया, इस पोर्शन में आप कैसे बताएंगे, तो इस पोर्शन में दो स्ट्रक्चर है। देखो ये एक, मैं यहाँ पर ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये कंठ हो गया, और कंठ के ऊपर ये एक ढक्कन बना दिया मैंने, जिसको आप क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस कहेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, इस एपिग्लोटिस के अंदर जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम कहते हैं ग्लोटिस। और जस्ट इसके पीछे की तरफ क्या है, इसके पीछे की तरफ है ग्रसिका, और ग्रसिका में भी एक छेद होता है। इस छिद्र को आप क्या कहते हैं, इस छिद्र को आप कहते हैं गलट। क्या कहते हैं, गलट। ये गलट यहां पर है, ठीक है। तो जब भोजन निगलते हैं हम, तो भोजन निगलने के दौरान ये भोजन यहाँ आता है। अब ये भोजन यहाँ पर भी तो ट्रेकिया में भी जा सकता था, ओइसोफेगस में भी जा सकता था, लेकिन ट्रेकिया में जाने से कौन रोकता है, ट्रेकिया में जाने से एपिग्लोटिस रोकता है। यानी ग्लोटिस, यानी आप कह सकते हो लैरिंगोफेरिंक्स में दो छिद्र होते हैं, एक होता है ग्लोटिस और एक होता है गलट। ग्लोटिस होता है आपका श्वास नाल या ट्रेकिया में, ग्लोटिस छिद्र कहाँ होता है, श्वास नाल या ट्रेकिया में, और गलट छिद्र कहाँ होता है, ग्रसिका में। तो भोजन को, जब भोजन आप निगलते हो तो भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने के लिए एक ढक्कन होता है जिसको आप घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कह सकते हैं। तो ये तो इसको रोकता है। और दूसरा कि भोजन को आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ग्रसिका में, तो कौन से छिद्र के द्वारा जाता है, तो वो गलट छिद्र के द्वारा जाता है। तो यहाँ पर आपके ये तीन पोर्शन है, आपको ध्यान में रखना है, ओरोफेरिंक्स, उसके बाद में नेजोफेरिंक्स, और उसके बाद में है लैरिंगोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जहाँ ओरल कैविटी खुलती है, नेजोफेरिंक्स जहाँ नेजल चैम्बर में जाकर खुलता है, यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, और लैरिंगोफेरिंक्स वो पोर्शन है जहाँ गलट और ग्लोटिस दो छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये थी बात किसके बारे में, फेरिंक्स के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं ओइसोफेगस के बारे में, ग्रसिका के बारे में, है ना। तो ग्रसिका के बारे में सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई खास बात नहीं। ग्रसिका जो है ये एक प्रकार का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब नलिकाकार संरचना, यानी नलिका सम संरचना है। ठीक है। और जो ग्रसनी है वो ग्रसनी आपकी ग्रसिका में खुलती है ना। फेरिंक्स ओपन इनटू ओइसोफेगस थ्रू दी गलट। ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है एक छिद्र के द्वारा, और वो छिद्र मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि लैरिंगोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं गलट।
तो गलट जो है, गलट के थ्रू फेरिंग्स ओइसोफेगस में खुलती है। ग्रसिका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। देखें यहां से मैंने आपको क्या वेंट्रल साइड में, यानी अधर सतह पर आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया। पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ओइसोफेगस या ग्रसिका प्रेजेंट होती है। तो ये जो ग्रसिका है ये यहां से प्रारंभ होके आपके थोरेसिक कैविटी को क्रॉस करके, वक्ष गुहा को क्रॉस करके, डायफ्राम को भेदते हुए, और डायफ्राम के नीचे जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है उसमें स्टमक के अंदर खुलती है थ्रू दी गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। कौन से स्फिंक्टर के द्वारा, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यही बातें मैंने यहां लिखी हुई है, देखो ओइसोफेगस ग्रसिका 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका। दूसरा, यह थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा को क्रॉस करते हुए, यानी वक्ष गुहा को पार करते हुए, डायफ्राम को भेदते हुए स्टमक में खुलती है, यानी आमाशय में खुलती है। किसके द्वारा, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर के द्वारा। अब ये कौन सा स्फिंक्टर आ गया, तो याद कीजिए वो डायग्राम जहां मैंने आपको बताया था कि ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर या एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो कार्डियक स्फिंक्टर का ही दूसरा नाम है गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है ना। उसके बाद में देखें कि जो ओइसोफेगस है, ये ओइसोफेगस भोजन को आगे की तरफ भेजती है, यानी स्टमक की तरफ ट्रांसफर करती है थ्रू दी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को आप कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति के द्वारा आप भोजन को कहाँ भेजते हैं, आमाशय के अंदर भेजते हैं ग्रसिका से। और यह जो क्रमाकुंचन गति है ये किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आपकी नॉन वॉल्यूंटरी मसल्स के थ्रू। कौन सी मसल्स के थ्रू होती है, नॉन वॉल्यूंटरी मसल्स, यानी अनैच्छिक पेशियां। आपको मैंने पहले यहाँ पर बताई थी ऐच्छिक पेशियां, ये हैं आपकी अनैच्छिक पेशियां। और अनैच्छिक पेशियों में आपको ध्यान में रखना, इनमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। तो यानी क्रमाकुंचन को मैंने आपको कहा ना, निगलने की जो प्रक्रिया है वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, लेकिन निगलने के बाद एक बार भोजन ओइसोफेगस में चला गया तो उसके बाद उसे आगे भेजना है, बाहर निकालना है, ये इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां पर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कौन सी मसल्स, नॉन वॉल्यूंटरी मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है, अनैच्छिक जो पेशियां हैं उनके थ्रू। जिस प्रकार से ग्रसनी में कोई डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसी प्रकार से ग्रसिका में भी नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कोई डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं, पाचन और अवशोषण जैसी प्रक्रियाएं न तो ग्रसनी में होती है और न ही आपकी ग्रसिका के अंदर होती है, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन सी बात थी ग्रसिका के बारे में कि ग्रसिका है क्या। तो फेरिंग्स जो है वो ग्रसिका के अंदर खुलती है, फेरिंग्स ग्रसिका के अंदर खुलती है, ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है एक छिद्र के द्वारा जिसे कहते हैं गलट। ग्रसिका 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है जो वक्ष गुहा को क्रॉस करते हुए, डायफ्राम को भेदते हुए उदर गुहा में, स्टमक में एक स्फिंक्टर के द्वारा खुलती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर हम उसको कह सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद में देखें कि ये जो है भोजन को आगे फॉरवर्ड करती है थ्रू दी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। और क्योंकि इनकी भित्तियों में, या फिर आप कह सकते हैं ग्रसिका की जो भित्ति है वो कौन सी मसल से बनी होती है, नॉन वॉल्यूंटरी मसल से बनी होती है। और ग्रसिका में कहीं डाइजेशन और अवशोषण की प्रक्रियाएं, पाचन और अवशोषण नहीं होता। अब देखिए कुछ थोड़ी सी बात यहाँ पर एनाटॉमी की भी की हुई है, तो हम एनाटॉमी को उसी फॉर्म में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। एनाटॉमी के पूरे टॉपिक को हम डिटेल से बाद में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखें एनाटॉमी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी को पढ़ें तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। कितनी परतें हैं, 4, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। जो सीरोसा है, सिरोसा को यहां पर आप सिरोसा ना कहकर बल्कि ग्रसिका के लिए स्पेशल आप काम में लेते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये एक विसरल प्रकार की उपकला है, इसलिए आप इसको यहां पर कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सिरोसा की जगह विसरल पेरिटोनियम कहां प्रेजेंट होती है, तो आप ध्यान में रखेंगे ग्रसिका में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा,
जस्ट बाहर से अंदर की तरफ ये व्यवस्था है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट सिरोसा हो गई, इनर मोस्ट म्यूकोसा हो गई, ठीक है ना। और अगर आपको कहें अंदर से बाहर की तरफ बताएं तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। सिरोसा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये रही, आप इस तरीके से देखेंगे, देखो ये जो आपके आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई सिरोसा। सिरोसा के बाद में देखें अंदर की तरफ आ जाती है आपकी मस्कुलरिस लेयर, पेशी स्तर। और ये जो पेशी स्तर है दो प्रकार की पेशियों से बना हुआ होता है। बाहर की तरफ होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, है ना, अनुदैर्ध्य पेशियां, और अंदर की तरफ होती हैं सर्कुलर मसल। मैंने सीक्वेंस से लिखा है, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर की तरफ सर्कुलर है। तो देखिए डायग्राम में भी आपको ऐसे ही बताना है, बाहर की तरफ ये रही लॉन्गिट्यूडनल मसल, अंदर की तरफ आपकी ये है सर्कुलर मसल्स, ठीक है। उसके बाद में अंदर चलते हैं तो आ जाता है आपका सब म्यूकोसा लेयर, और सब म्यूकोसा के अंदर आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कोलेजन फाइबर, स्मूथ फाइबर और म्यूकस ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और सब म्यूकोसा के अंदर की तरफ आपको ये जो लेयर देखने को मिल रही है, फोर्थ लेयर, इसको आप कहते हैं म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर एपिथेलियल, लैमिना प्रोपेरिया और म्यूकस मसल जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक एनाटॉमी के बारे में कॉमन सी बात। और इसके अंदर की तरफ, जस्ट म्यूकोसा के अंदर की तरफ देखें तो ये वो पोर्शन है जहां फूड आगे जाकर फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है। यानी ये है आपके ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, गुहा, कैविटी जो है ना वो है। तो सिंपल सी बात है आपकी ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस में आपको एनाटॉमी के अंदर ये 4 लेयर्स ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इतना सा आपको यहाँ पर डिटेल ध्यान में रखना है। ये थी बात आज आपकी फेरिंग्स और ओइसोफेगस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टमक के बारे में, है ना, आमाशय की संरचना, आमाशय के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।